प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग दो सुल्तानों इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी के बारे में अध्ययन करेंगे। बहलोल लोदी से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहलोल लोदी के बारे में सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना होगा कि वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने वाला प्रथम अफगानी था, साथ ही वह लोदी वंश का फाउंडर था। वह अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल से संबंधित था। उसने सबसे पहले मुहम्मद शाह को प्रसन्न किया और अमीर का पद प्राप्त किया। जब बहलोल लोदी का चाचा इस्माइल खां की मृत्यु हो गई तो उसे सरहिंद, जो कि आज के डेट में या आज के दौर में पंजाब राज्य में स्थित है, सरहिंद की सूबेदारी मिली। मुहम्मद शाह ने मालवा के महमूद खिलजी के आक्रमण के समय बहलोल से सहायता मांगी। महमूद खिलजी के आक्रमण को रोकने पर मुहम्मद शाह ने उसे प्यार से पुत्र पुकारा और खाने जहां की उपाधि प्रदान की। 19 अप्रैल 1451 को वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। शासक बनने के समय उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, जैसे सुल्तान और दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा को कायम करना और अफगानों की श्रेष्ठता को स्थापित करना। चूंकि बहलोल लोदी अफगानिस्तान के रोह क्षेत्र का निवासी था, तो सुल्तान बनने के बाद उसने रोह के अफगानों से अपील की कि तुम भारत आ जाओ, तुम अपनी गरीबी से मुक्त हो जाओगे और मैं भारत में अपना साम्राज्य बना लूंगा। बहलोल लोदी की मुख्य सफलता हुसैन शाह सर्की को पराजित करना और उसे जौनपुर से खदेड़ना था। उसने जौनपुर में अपने पुत्र बरबक शाह को नियुक्त किया। बहलोल लोदी का अंतिम आक्रमण ग्वालियर के विरुद्ध हुआ। बहलोल अपने राजत्व सिद्धांत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सुल्तान के आदर्शों को स्थापित नहीं कर सका। उसने अफगानी परंपरा के अनुसार जनजातीय भावना के अनुकूल समान व्यवहार किया। वह अपने सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था, न कि सिंहासन पर। उसने बहलोली सिक्का चलाया, जो अकबर के शासनकाल के पहले तक उत्तर भारत में विनिमय का प्रमुख साधन बना रहा। वह धार्मिक रूप से या धार्मिक दृष्टि से उदार शासक था। मित्रों, आइए अब हम लोग इब्राहिम लोदी के बारे में चर्चा करेंगे। इब्राहिम लोदी ने सुल्तान बनने के बाद अफगान सरदारों को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने जलाल खां को जौनपुर का शासक मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अफगान सरदारों में असंतोष की भावना फैली। उसने अपने विजय अभियानों के क्रम में मेवाड़ के शासक राणा सांगा, जिन्हें संग्राम सिंह भी कहा जाता था, उनके साथ युद्ध छेड़ा, परंतु 1518 में ग्वालियर के युद्ध में या ग्वालियर के पास घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी राणा सांगा से पराजित हो गया। इब्राहिम लोदी के व्यवहार से दुखी होकर उसके चाचा आलम खां ने सिंहासन पर अपना दावा प्रस्तुत किया और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने काबुल के शासक बाबर से सहायता की अपील की। अंततः 12 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई और इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर, अब हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना
क्यों विजयी हुई? तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे बाबर एक श्रेष्ठ सेनापति था, साथ ही वह एक श्रेष्ठ युद्ध नीति निर्माण करता था, और बाबर के साथ एक सबल पक्ष था कि उसी के समय तोपों का या तोपखानों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसके कारण बाबर का पानीपत के पहले युद्ध में पलड़ा भारी रहा। युद्ध भूमि में ही इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ लोदी वंश का पतन तो हुआ ही, साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी विघटन हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी।